में एका बनाने की चुनौती हो गई है और क्यों यह कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस बचाओ यात्रा ये बनती जा रही है? आखिर किस तरह से भगदड़ है कांग्रेस में और क्यों कांग्रेस को अपना घर बचाने की चुनौती है? हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे की अटकलें भी तेज हुई हैं। हालांकि अभी आपने देखा कि किस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा देने की बात से इनकार किया है और उनका कहना है कि सब कुछ राज्य में ठीक ठाक है, 5 साल वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन राजनीति में किस तरह से तेजी से चीजें बदलती हैं ये कहने की जरूरत नहीं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग के बाद नेतृत्व के खिलाफ बगावत तेज हुई है। केंद्रीय नेतृत्व इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर व्यस्त है, लेकिन पार्टी में आंतरिक कलह तेज हुई है। तो जो पार्टी के आंतरिक कलह है उस पर ध्यान कहीं ना कहीं आलाकमान का नहीं है। आलाकमान हिमाचल संभालने में व्यस्त है और उधर असम में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये एक के बाद एक मुश्किलें कांग्रेस के लिए सामने आ रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राणा गोस्वामी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में ये आंतरिक कलह बिहार और असम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जारी है। बिहार में महागठबंधन से नाता तोड़कर कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक एनडीए में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक कांग्रेस पार्टी में मची हलचल के लिए जिम्मेदार आलाकमान को बताया गया है। कांग्रेस पार्टी का चेहरा बने राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं, लेकिन पार्टी में न्याय की मांग तेज हुई है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं राहुल गांधी, लेकिन पार्टी के अंदर न्याय की मांग तेज हुई है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और इसी क्रम में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बासवराज पाटिल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। तो एक के बाद एक कांग्रेस के नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5 बार के सांसद नारायण राठवा भी बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले महीने पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा देकर आंतरिक कलह की ओर इशारा किया था। जो नेता जो साथ छोड़ रहे हैं वो आंतरिक कलह की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती। तो बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को पीछे छोड़कर किसके साथ न्याय कर रही है? इस बीच राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को विराम देकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन पहुंच गए हैं और लंदन के इस विश्वविद्यालय से अपने विवादित बयानों को लेकर राहुल गांधी पहले भी सुर्खियां बटोर चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस को लगातार कोसते रहे हैं, लेकिन पार्टी लाचार क्यों हुई है? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर बात आलाकमान पर छोड़ते रहे हैं और आलाकमान यात्राओं में व्यस्त रहे। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है, इसके साथ ही साथ हम आपको बताएं कि किस तरह से जब अंडरस्टैंडिंग की बात आती है और बात आती है कनेक्ट की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मिस करती हुई दिखती है। कई बार ये लगता है कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसका श्रेय लेने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो उस चीज को कहीं ना कहीं भुनाने के लिए वो उसमें एक्सपोज भी हो जाती है। और सिर्फ ऐसा कांग्रेस के साथ ही नहीं है, बल्कि जो उसके सहयोगी हैं, चाहे वो डीएमके हो या दूसरे दल हो। और डीएमके का ही एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर प्रधानमंत्री ने उस पर कमेंट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो कोई काम नहीं करती, लेकिन झूठा श्रेय लेने के लिए हमेशा आगे रहती है। उन्होंने कहा कि वे लोग हमारी योजनाओं पर अपना स्टिकर लगाते हैं, वे भारत के अंतरिक्ष की प्रगति को देखने के लिए तैयार नहीं है। जनता के दिए करों से वे विज्ञापन देते हैं और उसमें भी भारत के अंतरिक्ष सफलता के साथ चीन का स्टिकर लगा दिया जाता है। ये इसरो का उद्घाटन को लेकर के प्रधानमंत्री का कमेंट है। आइए सुनाते हैं आपको। डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे,
इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं, और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है। और जो पैसे आप देते हैं, जो टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया, और एडवर्टाइजमेंट दे करके उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। तो वाकई ये विचारणीय है कि किस तरह से एक एडवर्टीजमेंट लगाया जाता है और उस पर जो रॉकेट है, असल में इसरो की जो योजनाएं थी जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना था, उसके लिए क्रेडिट लेने के होड़ में ये विज्ञापन लाया गया और जो रॉकेट पीछे है उस पर चीन का झंडा लगा हुआ है। तो ये शोचनीय भी है और विचारणीय भी है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि जिसने अपने परिवार, विधायक, पार्टी जिनसे ना संभले, वे दूसरों पर अपनी असफलता का ठीकरा फोड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए। जब कांग्रेस के अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल एक साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहाँ जहाँ बड़े और झूठे वायदे किए वहाँ कांग्रेस मुकरती नज़र आती है और इनके विधायक इनके से भागते नज़र आते हैं। ना वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं। ऐसी हालत 14 महीनों में हो गई कि विकास कार्य ठप पड़े हैं। वहाँ पे केवल सरकार और सरकार के मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं कि आरोप किस पर लगाएं, विकास ठप पड़ा है और ठीकरा फोड़ने का काम हो रहा है। और इससे पहले कि इस खबर पर हम चर्चा के लिए आगे बढ़े, हम एक खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है जहां सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अवैध खनन के मामले में नोटिस भेजा है और उनसे कहा है कि वो 29 फरवरी को पूछताछ के लिए सामने आए। तो ये एक बड़ी खबर है और इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस अपनी जो खबर है उस पर वापस लौटेंगे और बात करेंगे। दरअसल हमारे साथ में दो खास मेहमान। तो फिलहाल इस खबर को हम बता दें आपको, जिस तरह से हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में सीबीआई ने अवैध खनन के मामले में अखिलेश यादव के खिलाफ नोटिस भेजा है। 29 फरवरी को उनको पूछताछ के लिए बताया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह बने हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या है अवैध खनन का मामला और सीबीआई की नोटिस क्या कहती है? देखिए, ये हमीरपुर का मामला है और 2012 से 2016 के बीच में हमीरपुर में अवैध खनन किया गया। कई सारे जो पट्टे हैं वो नवीनीकृत किए गए, लेकिन उनमें नियम कानूनों का पालन नहीं किया गया। यही कारण है कि उस समय 2016 में इसमें मामला दर्ज किया गया था और 2016 से ही इसमें जांच चल रही है। कई सारे जो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। अखिलेश यादव को बतौर गवाह पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है और सीबीआई इसलिए अखिलेश यादव से ये सवाल जवाब करना चाहती है क्योंकि कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे उनको भी अवैध खनन का जो लाभ है वो मिल रहा था। और अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री भी थे और खनन मंत्री भी थे। खनन मंत्री का चार्ज भी उन्हीं के पास था। यही कारण है कि सीबीआई ने अब उनको पूछताछ के लिए बुलाया है।
29 तारीख को यानी कल उनसे पूछताछ होगी और 11 बजे के करीब सीबीआई ने कहा है कि वो सीबीआई ऑफिस आए और सीबीआई के सवाल है उनके जवाब हैं वो दें, क्योंकि सीबीआई ने 21 फरवरी को अखिलेश यादव को ये सम्मन भेजा था पूछताछ के लिए। निखिल जी, कितनी मुश्किल में कहे जा सकते हैं अखिलेश यादव इस लिहाज से कि उनकी सरकार तो थी, हालांकि उनको गवाह के तौर पर बुलाया गया है, बावजूद उसके उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं? देखिए, मुश्किलें बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि अभी आप देखें कि प्राथमिकी तौर पर जरूर 160 के तहत उनसे पूछताछ के लिए कहा गया है और बतौर स्टेटमेंट उनसे अपना सीबीआई के सामने दर्ज कराने के लिए बोला गया है। लेकिन जब अखिलेश यादव अपना स्टेटमेंट सीबीआई के सामने दर्ज कराएंगे, क्योंकि खनन मंत्री भी वो रहे हैं और खनन मंत्री के नाते अगर हमीरपुर में कोई भी अवैध खनन का काम चल रहा है या अधिकारियों की मिलीभगत या नेताओं की मिलीभगत से वहां पर अवैध खनन हो रहा है, पट्टे दिए जा रहे हैं जो जिनमें नियम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो सीधा सीधा मामला अखिलेश यादव के ऊपर भी आता है और सीबीआई अखिलेश यादव के स्टेटमेंट के बाद इस पूरे मामले में जांच करेगी और अखिलेश यादव की भूमिका या उनकी पार्टी की कोई भूमिका होगी तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। निखिल जी, और किन किन लोगों की संलिप्तता की बात इस पूरे घोटाले में आ रही है और कितना बड़ा वॉल्यूम इसका है, ये भी समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये घोटाला का वॉल्यूम काफी बड़ा है, क्योंकि 2012 से 2016 के बीच में ये पूरा का पूरा घोटाला हुआ था और उस समय हमीरपुर जिले के अंदर जो समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता थे वो इसमें शामिल थे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो अधिकारी हैं वो शामिल थे। जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की तो ये भी पता लगा कि यहाँ से पार्टी को पैसा भी जा रहा था, लखनऊ को पैसा पहुंच रहा था इस अवैध खनन का। यही कारण है कि अखिलेश यादव से पूछताछ किया जाना बहुत जरूरी है और सीबीआई का ये कहना है कि 29 तारीख को अखिलेश यादव आए और वो अपना बयान दर्ज कराएं और कि क्या क्या और किस किन परिस्थितियों में जो पट्टे हैं वो नवीनीकृत किए गए और उन नवीनीकृत किए गए पट्टों में नियम कानूनों का पालन क्यों नहीं किया गया। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अखिलेश यादव को देने होंगे और अखिलेश यादव अगर सवालों के जवाब नहीं देते हैं और सीबीआई के पास जैसे कि लगातार इस मामले में जांच कर रही है और ये भी सीबीआई के पास इनपुट है कि जो अवैध खनन का जो पैसा है वो राजनीतिक पार्टियों में पहुंचा था, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लोगों के पास, तो उस लिहाज से अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसमें कुछ अधिकारियों की भी संलिप्तता हो सकती है, उसके बारे में भी कोई जानकारी है आपको? और उसके साथ ही साथ क्या कुछ और नाम समाजवादी पार्टी के इसमें एक बार जब अखिलेश यादव की गवाही हो जाएगी उसके बाद भी आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल नाम आ सकते हैं, क्योंकि उस समय के जो तमाम जो अधिकारी थे हमीरपुर में जो पोस्टेड थे 2012 से 2016 के बीच, उनमें कई अधिकारियों के नाम सीबीआई की जांच में भी हैं। सीबीआई ने पूछताछ भी उनमें से कई अधिकारियों से की है। सीबीआई इस मामले में लगातार जांच भी कर रही है और अखिलेश यादव के स्टेटमेंट के बाद और अखिलेश यादव से चूंकि सीबीआई अगर कुछ समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं का नाम इसमें सामने आता है तो निश्चित तौर पर उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुश्किल में है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, ये एक मुश्किल हो सकती है और ये जांच जब आगे बढ़ेगी तो ये पता चलेगा कि आखिर इसमें किसकी और कितनी संलिप्तता थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव को 29 फरवरी को सीबीआई ने बुलाया है अवैध खनन के मामले में, जो कि हमीरपुर से जुड़ा हुआ मामला है। और एक बार वापस लौटते हैं अपनी खबर की तरफ। जब हम कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच पार्टी में यानी कांग्रेस पार्टी में एका बनाने की चुनौती है और किस तरह से जो तमाम जो उनके नेता हैं वो तमाम प्रदेशों में वो वहाँ से कांग्रेस का साथ छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे में एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। गौतम सेठ जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, गौतम सेठ जी बहुत स्वागत है। और विनोद मिश्रा हमारे सीनियर कंसल्टेंट एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहें तो ये समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर किस तरह से कांग्रेस जो है जब बात करती है इंडी गठबंधन की, जब वो बात करती है न्याय यात्रा की, लेकिन दरअसल एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जब पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता उनका साथ छोड़ते हैं तो ये सवाल खड़ा होता है कि न्याय तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं अपने नेताओं के साथ पहले उनको करना होगा।
देखिए निखिल, अभी आप अपनी रिपोर्ट बता रहे थे और उसमें के साथ साथ जब आपने पीएम मोदी का उस इसरो का लॉन्च पैड का जो आज उद्घाटन होना था, और उसमें आपने देखा कि जो डीएमके के जो मंत्री हैं उन्होंने जो दावा किया था कि लॉन्च पैड के अपने क्रेडिट लेने के चक्कर में, और उन्होंने ये जो चाइना का आपने देखी कि फ्लैग लगा के स्टिकर लगा के वो अपना क्रेडिट भी ले रही थी। तो जाहिर सी बात है कि ये जो क्रेडिट लेने की होड़ है, और उस पर जब आपने प्रधानमंत्री का सुना कि ये लोग किस तरह से अपने कामों को और किस तरह से डिस्कनेक्ट है, कि वो सीधे सीधे भारत के वैज्ञानिकों की उपलब्धि को भी एक तरह से अपमानित करते हुए नजर आते हैं। तो यही बात इस क्रेडिट लेने की होड़ में आप ये देखिए कि अब आप जब देखिए पहली भारत जोड़ो यात्रा के, और पहली भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का हार्डली मुझे लगता है कि 1-2 दिन का हिमाचल दौरा था उस यात्रा के क्रम में, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे उस यात्रा के बाद हिमाचल में जो कांग्रेस की बड़ी जीत हुई उसका श्रेय भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को दिया था। ये भी शायद आपको याद होगा जी। तो आज जो हिमाचल की स्थिति है और जो कांग्रेस के जो रिबेल है, आप इस तरह से देखिए कि 6 विधायक वहां से गायब हो गए, वहां से शिमला से वहां पंचकुला पहुंच गए और वहां से फिर वापस आज बजट सेशन में लौटे हैं। तो प्रियंका गांधी उनको ये बता रही है कि बीजेपी ने इस तरह का ये तोड़फोड़ किया है, और वो एक तरह से बता रही है कि सारे बिके हुए लोग हैं। तो प्रियंका गांधी का आज एक ट्वीट भी आया है, ये भी समझने की जरूरत है, लेकिन उन्हीं विधायकों को मनाने की भी कोशिश हो रही है और उनको बताया जा रहा है कि ये सारे हमारे विधायक हैं और हम लोग एक जो भी सरकार की व्यवस्था होगी हम लोग इन सबको मनाएंगे। एक तरफ मनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसको बिके हुए लोग बता रहे हैं। तो इन सारी चीजों में आप देखिए कि कांग्रेस अभी बिहार से लेकर आसाम तक, जैसे अपनी रोडपुर में बता रहे थे कि वहां के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज इस्तीफा दिया है। खुद आप ये इसको देखिए, किसी तरह से आप गुजरात में देखिए, आप महाराष्ट्र में देखिए, तो ये सारी चीजें बता रही है कि कांग्रेस के आला कमान का इस भारत जोड़ो यात्रा में अभियान में जब वो न्याय दिलाते हुए दिखते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो कहीं से अपनी पार्टी में जो अंतर कलह मची हुई है और उस कलह में जो लोग इनसे न्याय मांग रहे हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, और इसलिए बड़े बड़े लीडर जो है वो एक तरह से इस्तीफे देके आगे बढ़ जा रहे हैं। जी 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 जी। गौतम सेठ आपके पास आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो नेता है, विधायक है, सांसद हैं, जो बड़े नेता हैं, वो भी लगातार साथ छोड़ रहे हैं कांग्रेस का। तो आत्मचिंतन का वक्त है, या जैसा कि अभी विनोद जी ने कहा ये बताते रहेंगे कि जी बिके हुए हैं और फिर आप उनको साधने की भी कोशिश करेंगे, कैसे चलेगा ये? आपका म्यूट बटन ऑन है गौतम सेठ जी, उसको एक बार ठीक कर लें जी। देखिए, विडंबना ये है कि 10 साल से इस देश की मीडिया और इस देश को एक भटकाने का जो नैरेटिव इस देश की सत्ता में बैठी पार्टी सेट करती है, केवल कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करो, जन सुविधाओं के बारे में बात मत करो, किसान कल्याण के बारे में बात मत करो, युवाओं की बेरोजगारी के बारे में बात मत करो, नरेंद्र मोदी जी से 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मत मांगो। उनको वोट मिल गए, वो शहंशाह बने हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। उनको सवाल पूछने का अधिकार, अरे भाई कैसे हो सकता है किसी का? कल कह रहे हैं किसान दिल्ली आना चाहते हैं, किसान दिल्ली क्यों आना चाहते हैं? अरे आपसे पूछकर दिल्ली आएंगे? दिल्ली इस देश की राजधानी है, क्या इस देश की राजधानी में जाने के लिए शहंशाह से हुक्म लेना पड़ेगा? तो ये जो एक तरह का डिस्ट्रैक्टिंग पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश भाजपा करती है, अरे लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों के मत से बनती हैं सरकारें, लोकतंत्र का मतलब ये होता है। और जब एक 25 विधायकों वाली पार्टी हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, तो ये पार्टी इस बात को पहले ही सिद्ध कर देती है कि हमारे तो 25 विधायक हैं, हम क्रॉस वोटिंग कराने के लिए पैसे का इस्तेमाल करेंगे, ईडी का इस्तेमाल करेंगे, सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे। तो जिस तरह से इस देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आज केस मीडिया का भी ये है कि हमारे घर में चोर आया, चोर को गलत ठहराने की दरअसल यही सारे सवाल गौतम सेठ जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। चलिए। चोर को सवाल करने की जगह, चोर को गलत ठहराने की जगह हमसे कहा जा रहा है कि भैया आपने घर पे कुंडा अच्छे से क्यों नहीं लगाया, आपने घर पे ताला अच्छे से क्यों नहीं लगाया? आ रहे हैं। देखिए गौतम सेठ जी, आपके यहाँ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आपके यहाँ कहा जा रहा है एक तरफ के विधायक बिके हुए हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है नहीं हम उनको मना लेंगे, और तीसरी बात ये कहा जा रहा है जो आपने कहा ना कि ये बीजेपी कर रही है, दूसरे कर रहे हैं, इसका जवाब आरपी सिंह साहब देंगे। लेकिन अभी जो आपके यहाँ पर लगातार जो लोग छोड़ रहे हैं, वो ये कहा जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व उनकी बात नहीं सुन रहा है। तो सवाल तो आपके यहाँ भी खड़े हो रहे हैं, और यही इसीलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, सवाल इतना है कि आज देश में एक विचारधारा
लोकतंत्र और संविधान को मारने का काम कर रही है, दूसरी विचारधारा उसको बचाने का काम कर रही है। हम जनता के मत को बचाने के लिए जिसको भी मनाने की कोशिश करेंगे, जो भी सरकार के अंदर इस समय विडंबना आई है उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो केवल इसलिए करेंगे। आप संविधान बचा रहे हैं, फिर भी लोग साथ छोड़कर क्यों जा रहे हैं? सवाल तो यही उठ रहा है ना कि जब आप संविधान बचा रहे हैं, आप सारी चीज सही कर रहे हैं, फिर आपका साथ लोग क्यों छोड़ रहे हैं? सवाल यही है जो कोर प्रश्न है। देखिए, हमें नहीं लगता लोग हमारा साथ छोड़ रहे हैं। हमें हर जगह वोट भी मिल रहे हैं, हमारी सरकारें भी बन रही हैं, और 2024 में तख्त पलटता भी ये देश आपको दिखाएगा, किसान दिखाएगा जवाब। आरपी सिंह के पास आते हैं। आरपी सिंह, आपने सुना किस तरह से एक के बाद एक आरोप उन्होंने लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने कि ये सारा कुछ जो खेल है ये दरअसल बीजेपी कर रही है और वही जो हुए चुनी हुई सरकारों को डिबैकल कर रही है, वही सब गिरा रही है। मैं अपेक्षा करूंगा कि बीच में टोका नहीं जाऊंगा, और जैसे आपने उनको पूरा समय दिया और मैंने उनको बीच में बिल्कुल टोका नहीं, वैसे ही सुनने की, हालांकि उन्होंने मेरे को चोर भी कहा, सब कुछ कहा, मैंने तब भी उनको सुना जी। असल में एक कहावत है, चोर मचाए शोर। अभी इन्होंने कर्नाटका के अंदर 2 विधायक हमारे, एक विधायक ने हमारे खिलाफ वोट दिया, एक विधायक ने टक किया, एक विधायक वोट डालने नहीं आए। मैं क्या कहूँ कि इन्होंने क्या किया उनके ऊपर, क्या प्रेशर डाला होगा उनके ऊपर। इन्होंने बीएसपी के 6 विधायक तोड़कर राजस्थान में सरकार बनाई थी, तो क्या बोला जाए कि इन्होंने बीएसपी के विधायकों के साथ क्या किया था जो उनके बीएसपी के 6 विधायक तोड़कर ले आए थे। और 542 विधायक पहले 20 साल में नेहरू जी के रहते हुए उन्होंने दल बदल किए थे। 542 विधायक, मैं आपको एक की गिनती भेज दूंगा। तो वो किस डर से आए थे, किस उससे हुए थे। और दूसरी बात, हिमाचल के अंदर विक्रमादित्य जी के आंसू ही दिख रहे हैं इनको कि किस प्रकार से वो व्यक्ति के ऊपर कितना प्रेशर और कितना दबाव बनाया होगा लोगों ने, कितना उसके अहम पर कचोट मारी होगी। वो इतनी बात कह रहा है कि मेरे पिताजी जो कि 6 बार वहां पर मुख्यमंत्री रहे, इनका बड़ा बड़ा फोटो देकर आपने सरकार बनाई, उनके लिए 20 गज जगह नहीं दे पाई सरकार वहां पर। तो आप लोगों के अहम के साथ कचोट मारेंगे, उन पर चोट मारेंगे। और फिर दूसरी बात, आप लोगों को राम मंदिर जाने से मना करते हैं, लोगों को जो सांस्कृतिक धरोहर है उससे काटते हैं, तो लोग उससे भी खींचते हैं आपसे। तीसरी बात, क्या सिर्फ भाजपा ज्वाइन करे? सुष्मिता देव ने तो टीएमसी ज्वाइन करी थी, या पीसी ठाकुर ने तो एनसीपी ज्वाइन करी थी, या वहां पर प्रियंका चतुर्वेदी ने तो शिवसेना ज्वाइन करी थी। मैं ऐसी लंबी सूची दे सकता हूँ जो लोग अलग अलग पार्टियों में जाते हैं। तो क्या कि लोग इनकी पार्टी के नेतृत्व से, इनके कार्यकर्ता, इनके विधायक, इनकी पार्टी की लीडरशिप से तंग हैं। आज भी आदित्य ने कहा कि किस प्रकार से वहां पर, विक्रमादित्य ने कहा कि किस प्रकार से एक डिस्कनेक्ट है पार्टी कैडर का, पार्टी एमएलए का, और वो हमारी बात सुनी नहीं जा रही। हम 1 साल से लगातार कहने की कोशिश करें, हमारी सुनवाई हो नहीं रही। अब इसको आप अन्यथा पढ़ेंगे, परंतु सच ये है कि पार्टी भी नहीं संभल रही और इंडिया अलायंस भी नहीं संभल रहा। लेफ्ट पार्टी ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ तो कोई मतलब नहीं, हमारे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, वायनाड से क्यों इलेक्शन लड़ो, कहीं और जाकर कोशिश करो। उन्होंने स्पष्ट कह दिया लेफ्ट पार्टी ने कल वहां पर। ममता बनर्जी ने कह दिया कि आपकी औकात 300 में से 40 सीटें जीतने की, तो हमारे पास मत आओ, आप हमारे पास तो 1 सीट मत मांगो। आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने रह देकर समझौता किया, वो भी पंजाब के अंदर इनको ठेंगा दिखा चुके हैं। तो क्या है कि ये जो पूरा मामला इसलिए क्योंकि इनकी लीडरशिप फेल हो चुकी है, इनके लीडरशिप लोगों को आगे रास्ता बताने के काबिल नहीं है, और ना ही इनके पास कोई अल्टरनेटिव एजेंडा है। जैसे अगर आज हमने 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर हेल्थ स्कीम दी, अगर हमने 14 करोड़ लोगों को घर पे नल दिया, नल से जल दिया, अगर हमने 10 करोड़ से ऊपर महिलाओं को गैस का चूल्हा दिया, अगर 5 करोड़ लोगों, 4.5 करोड़ लोगों को हमने सिर पे छत दी, तो उसका अल्टरनेटिव नहीं है। और एक नेता नहीं है, एक नीतियां नहीं है। और तीसरी बात जो इनकी कमी है वो है कि इनकी नीयत पर शक करते हैं लोग। ये जब भी कोई बात कहते हैं लोग उस पर शक करते हैं कि यार ये क्या तो नहीं है। कोई हिमाचल में भी क्या हुआ, इसका जवाब ले लेते हैं। कर्नाटक में भी क्या हुआ कि ये वादे कर रहे थे, वादे पूरे नहीं कर पाते। राजस्थान में भी क्या हुआ था, ये क्या कर रहे थे, मैं 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करूंगा, राहुल गांधी क्या कर रहे थे, और फिर बाद में भाग गए लोग। वहां पर जब उनकी जमीनें कुड़ गई तो गए, उन पर लाठियां बरसाई इन्होंने। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गौतम सेठ, आपने सुना, ये कहा जा रहा है कि आपके जो लोग हैं दरअसल एक तो ऑल्टरनेटिव एजेंडा आपके पास नहीं है, दूसरी बात जो आपके अपने लोग हैं आप उनकी बात खुद नहीं सुनते हैं और बाद में ठीकरा बीजेपी के ऊपर फोड़ते हैं। उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए, 542 एमएलए की चर्चा से लेकर कर्नाटक तक की बात कही। क्या आप कहेंगे?
देखिए, आरपी सिंह जी बहुत सीनियर नेता हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आज जब ये एक ऑल्टरनेटिव एजेंडा की बात करते हैं तो ये उस पार्टी से आते हैं जिसके कारण, मैं पंजाब का हूं, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, आज उस पार्टी से आते हैं जिसके कारण हमारे पंजाब के युवा किसान कईयों ने अपनी जान गंवा दी। कहीं आज हरियाणा का बॉर्डर पार करने नहीं दे रहे हैं, आपने वहां पर इस तरह से बैरिकेडिंग की है जिस तरह से आपका अन्नदाता नहीं, कोई टेररिस्ट वहां पर दिल्ली की तरफ आने की कोशिश कर रहा हो। तो इस तरह का जब रवैया एक प्रधानमंत्री और एक सरकार अपने ही सिटीजन्स के साथ करता है तो वो मालूम हो जाता है कि ठीक वो है। डेमोक्रेसी है या आपने अपनी डिक्टेटरशिप बात कह ली, चूंकि मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया, मैं चाहूंगा बहुत जल्दी से कमेंट्स लूं। आपने अपनी बात कह ली है, लेकिन सवाल तब इस पर यह भी उठेगा कि आखिर पंजाब से आप लोगों को जनता ने बेदखल क्यों कर दिया? आज आपकी क्या स्थिति है? पिछले चुनाव तक आप कहां थे? बहरहाल आरपी सिंह बहुत जल्दी से, आरपी सिंह बहुत जल्दी से, ठीक है, इस चर्चा में फिर आएंगे, फिर इस चर्चा में आएंगे। आरपी सिंह बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, हमें विनोद मिश्रा के पास भी जाना है जी। गौतम सेठ ने कहा वह पंजाब से आते हैं तो उनको ये भी जानकारी कि पंजाब के जो हालात खराब हुए 1980 के दशक में वो कांग्रेस के कारण से हुए। संजय गांधी, राजीव गांधी, कमलनाथ, ये सब लोग थे जिन्होंने वो हालात खराब किए और वहां पर भिंडरावाला को खड़ा किया और 30,000 लोग पंजाब में मरे और 3,000 लोगों का कत्ल राजीव गांधी के माध्यम से यहाँ दिल्ली में कराया गया। तो ये वो पार्टी जो पंजाब की बात तो करे मत और बाकी बात करे और पंजाब को बहुत खराब करने के लिए, उसको पूरे देश में फैलाने के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। विनोद जी बहुत जल्दी से चाहूंगा संक्षेप में एक सवाल कि क्या कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है, और जो तमाम बहस मुआवजे के बावजूद वो आत्मचिंतन नहीं कर रही है और यही वजह है कि जो डिसइंटीग्रेशन है, जो लगातार टूट है, वो कांग्रेस में रुक नहीं रही है? मैं सेठ साहब का जो नैरेटिव्स का ही थोड़ा सा जवाब दे दूं। जो ट्रैक्टर की बात कर रहे थे और कह रहे थे किसान बॉर्डर पे जमे हुए हैं, उनको आने क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो उनको याद दिला दूं, उनका नेता आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है और शायद उनका एक बहुत महान लेक्चर भी होने वाला है। पिछली बार का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो राहुल गांधी के लेक्चर को लोगों ने सुना था, भारत से बेहतर स्थिति में पाकिस्तान को बताए थे और कहा रहे थे कि यहाँ पे सारे बिके हुए हैं। ये सब चीजें तो आपने सुनी थी पिछली बार के कैंपेन में। हो सकता है इस बार कोई राहुल गांधी नई बात कहे, लेकिन जब आप पंजाब की बात कर रहे हैं और बॉर्डर पे जो शंभू बॉर्डर पे किसानों का जो धरना है उसकी बात करें, तो पंजाब हाईकोर्ट के का एक आप स्टेटमेंट भी देख लें कभी सेठ साहब। उन्होंने कहा, पंजाब हाईकोर्ट ने कहा कि आपको दिल्ली जाने से मना किसने किया है, लेकिन ये ट्रैक्टर लेके, क्रेन लेके जब आप दिल्ली जा रहे हैं तो इसका मतलब लोगों ने पिछली बार लाल किला देखा था। रही बात कि जब आप इस तरह के नैरेटिव बनाते हैं तो इस बात को हकीकत भी समझने की जरूरत है कि आप अपने पार्टी के जो अंतरकलह है या कार्यकर्ताओं की जो मांग है उसको आप उपेक्षा करते हुए हैं। आपके यहाँ पे अगर एक मिनट निखिल, कि इसमें अगर पार्टी के कार्यकर्ता खुद बताते हैं कि जब कभी वो बात पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से करते हैं तो उनको कहा जाता है कि राहुल गांधी तय करेंगे, और राहुल गांधी से पूछा जाता है तो वो दूसरे नेता के नाम कहते हैं कि केसी वेणुगोपाल जी करेंगे। तो आप अब ये बताइए कि आपके सारे नेता जो बार बार आके कह चुके हैं कि वो कितने लोगों से मिले और किन से कहें कि ये पार्टी के आला कमान की स्थिति में आज कौन है, इतने सारे कंफ्यूजन के बाद अगर आप हिमाचल से सीख नहीं लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप अपनी जो समस्या है जो उससे आप पर्दा डाल रहे हैं, और राहुल गांधी के इस नैरेटिव में आप सीधे सीधे इस बात को देश को भ्रम में डाल रहे हैं कि देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए विनोद मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया गौतम सेठ जी, और आरपी सिंह साहब आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और संदेश खाली, कहां है शाहजहां शेख?